एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो डिस्कस करना है, ठीक है जी, और बस वो आखिरी चीज़ होगी और उसकी बेसिस पे अपने पास पेपर्स करने पे, ठीक है। अच्छा जनाब अली, कहाँ गया फ्रीक्वेंट? ये कर लिया था हमने। ये आई होप आप लोगों ने घर पे देख लिया होगा, हैं? अच्छा, मैं इसकी वीडियो सोल्यूशन इसी क्वेश्चन के नीचे ही डाल दूंगा आपके लिए, अगर जिससे नहीं किया तो वो घर पे देख लेना। सर बोर्ड पे देखिएगा, हम एक इम्पॉर्टेंट केस देखने जा रहे हैं और वह है जनाब हमारे पास साइमल्टेनियस रिकग्निशन ऑफ चेंजेस इन डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है जी, बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सर एक डाटा मैं उठा रहा हूं, बोर्ड पे देखिएगा मेरे बच्चों। ये आखिरी चीज़ है जो इफ्रिक 1 में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। बोर्ड पे देखना दोस्त, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए हमारे पास बैलेंस शीट पे 800 रुपये का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मौजूद है, ठीक है जी। हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है 90 रुपये का, ये बैलेंस शीट पे मौजूद दोनों फिगर्स हैं। और हमारे पास प्रोविजन मौजूद है डिसमेंटलिंग कॉस्ट का 240 रुपये का। हम सारी अकाउंटिंग कर चुके हैं। अकाउंटिंग का मतलब हम डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों चार्ज कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया और डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद पीपी यहाँ खड़ा है, रीवैल्यूएशन सरप्लस यहाँ खड़ा है और इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद मेरा प्रोविजन यहाँ खड़ा है। डन। अब हुआ क्या, ये सारे काम करने के बाद फौरन से सर मेरे पास रीवैल्यूएशन के लिए फेयर वैल्यू भी आ गई, ठीक है जी। और मेरे पास क्या आ गया साथ में, प्रोविजन का अपडेटेड बैलेंस भी आ गया। ऐसा अब एग्जामिनर कह रहा है भाई इसकी एंट्रीज पास करो। अब बताओ किन दो चीज़ों की एंट्री रह गई है? डेप्रिसिएशन बुक हो गया, इंटरेस्ट बुक हो गया, क्या रह गया? रीवैल्यूएशन रह गया और लायबिलिटी की प्रोविजन का चेंज रह गया। दोनों साथ आ गए, एक डेट पे आ गए। अब क्या करेंगे, इसको समझने के लिए ना मैं एक छोटी सी डिस्कशन करने जा रहा हूं। अज्यूम करें सर एक एसेट है, ये हमने ज़मीन में गाड़ा हुआ है, ठीक है जी। गौर से सुनना, एक बंदा आता है कहता है सर इसको ख़रीदना है, इसको मैंने ख़रीदना है। मैंने कहा यार ख़रीद लो, कितने का ख़रीदोगे? उससे कहा सर एसेट की फेयर वैल्यू है 1000, या से एसेट की फेयर वैल्यू है 1200। कितने? 1200। मैंने कहा ख़रीद लो आप। उससे कहा मैं ख़रीद तो लूँगा लेकिन 4 साल बाद जब इसको उखाड़ना होगा तो वो पैसे कौन देगा? मैंने कहा मैं आके देख लूँगा। उसने कहा नहीं 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 सर, नहीं, ऐसा नहीं है। जो बंदा एसेट खरीदेगा साथ ही साथ ये लायबिलिटी भी उसी के ज़िम्मे चली जाएगी, ऐसा है या नहीं है? तो ये पता चला कि इस लायबिलिटी का इस वक्त प्रेजेंट वैल्यू है 200 रुपये। अब बताओ जी, अगर मैं उस बंदे को ये एसेट बेचूंगा और साथ में लायबिलिटी बेचूंगा तो उससे 1400 रुपये लूँ या 1000 रुपये लूँ? हैं? 1000 रुपये लेने के बाद मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा ये एसेट भी तुम्हारा, जितने इकोनॉमिक बेनिफिट से तुम ले लो, और जब उखाड़ने की बारी आई तो पैसे भी तुमने देने, लायबिलिटी भी तुमने पे करनी है। तो ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आम तौर पे जब आप एसेट को बेचने जाते हो तो साथ में डिसमेंटलिंग लायबिलिटी भी बिकती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं एसेट की असल ग्रॉस फेयर वैल्यू कितनी है इसमें, एसेट की फेयर वैल्यू, तो क्या जवाब दोगे? 1000 या 1200? 1200, 1000 नहीं। एसेट की फेयर वैल्यू 1200 है, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कितनी है? उसकी प्रेजेंट वैल्यू 200। तो ये 1000 क्या है? ये 1000 क्या है? दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू ऑफ
फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अच्छा, एग्जाम में कभी अच्छा एग्जामिनर करना चाहे, आपके साथ भलाई करना चाहे, तो वो क्या लिख के दे देगा? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। फिर वो बताएगा लायबिलिटी की वैल्यू इतनी है, मुझे एसेट की ग्रॉस फेयर वैल्यू चाहिए, कैसे निकालूं? ऐड बैक कर दो, आपको मिल जाएगी ऊपर की वैल्यू। ऐसा मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं जनाब, अगर मैं एक एसेट को बेचने जा रहा हूं और उसके साथ डिसमेंटलिंग लायबिलिटी भी है, तो आम तौर पे एग्जाम में आइसोलेशन में उसकी फेयर वैल्यू नहीं देता एग्जामिनर। एग्जामिनर देगा किसकी फेयर वैल्यू? नेट एसेट की, ठीक है जी। और उसमें हम क्या ऐड बैक करेंगे? प्रोविजन। और हम कहां पहुंचेंगे? अब बताओ, कोई मुझसे पूछे एसेट की फेयर वैल्यू क्या, क्या जवाब दूं? 1200। लायबिलिटी की फेयर वैल्यू क्या है जी? जो बंदा खरीदेगा दोनों साथ खरीदेगा, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि साथ खरीदने की वजह से एसेट की फेयर वैल्यू 1000 हो गई है, ये मतलब नहीं है इसका। अब बताएं एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? लायबिलिटी की फेयर वैल्यू, अगर मैं एसेट को रीवैल्यू कर रहा हूं तो 1000 से करूंगा या 1200 से? 1200 से। अब एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर ने ये जो फेयर वैल्यू ना 1200, ये लिख के देगा एग्जामिनर कि ये ग्रॉस फेयर वैल्यू है। ये क्या है जनाब? ग्रॉस फेयर वैल्यू। 1000 देगा तो लिख के देगा ये क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ऐसा अगर उसका मूड होगा ना तो अल्फाज चेंज कर देगा, वो 1200 को कहेगा कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग लायबिलिटी। ठीक है जी। इसको क्या कहेगा? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर एग्जामिनर आपको ये वैल्यू देना, आपने प्रोविजन का बैलेंस ऐड बैक करके कहां चले जाना है? ग्रॉस एसेट की फेयर वैल्यू पे। और एसेट को रीवैल्यू किससे करना है? ग्रॉस वैल्यू फेयर वैल्यू से रीवैल्यू करना है। एसेट किससे रीवैल्यू होगा? क्योंकि एसेट की फेयर वैल्यू क्या है? ग्रॉस वाली है, नेट वाली नहीं है। दो चीजें, एसेट की फेयर वैल्यू अलग है, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू अलग है। दोनों को नेट करते हैं तो क्या बनता है? 1000 नेट एसेट की फेयर वैल्यू। रीवैल्यूशन नेट एसेट की फेयर वैल्यू से नहीं होगा, रीवैल्यूशन किससे होगा? ग्रॉस एसेट की फेयर वैल्यू से होगा। ऐसा है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये फेयर वैल्यू कौन सी है? ये तो नेट एसेट की है। क्या मैं इसको देख के और इसको देख के रीवैल्यू कर लूं उसको? नहीं सर, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसा है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस एसेट की फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसा है। पहले तो एक काम करो, ये कहानी ज़रा लिख लो अपने पास जो मैंने आपको बताई है, ताकि फिर मैं सवाल सॉल्व कराऊं। आप यकीन करो, एग्जामिनर ने अभी तक सिर्फ एक ही लफ्ज़ लिखा है, ऊपर वाला, और मैंने पूरा पाकिस्तान के लेक्चर देखे, किसी ने भी ये नेट वाली अभी तक चीज़ नहीं कराई है। ये सीए फाइनल में सवाल आते हैं, उसने यकीन करो इस दफ़ा वर्ड इस्तेमाल करना है एक्सक्लूडिंग, और लोगों ने बोल्ड हो जाना है। इसके बाद कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे? मोस्ट प्रॉब्ली इसके बाद हम शुरू करेंगे IFRS 16 या 15, थोड़ा सा टाइट स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। ठीक है जी मेरा बच्चा। वो पीछे भी लड़के देख के मुझे मुस्कुरा रहे हैं। असल में बेटा मसला ये है कि अच्छा, तुम में प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर देखो, सारी चीज़ें 2 मिनट के लिए छोड़ दो। मुझे एक बात बताएं, 2 चीज़ें, रीवैल्यू करना है और प्रोविजन का चेंज लेना है। क्या करें पहले? ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, ये आपकी मर्जी है, ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ। तो हम एक काम करते हैं, हम करते हैं जनाब, सबसे पहले रीवैल्यू एंड देन चेंज इन प्रोविजन। ऐसा बोर्ड पे देखिएगा। मुझे बताएं, रीवैल्यू करने के लिए मुझे क्या चाहिए? ग्रॉस वैल्यू चाहिए एसेट की। ग्रॉस वैल्यू कैसे आएगी? मेरे पास एसेट की फेयर वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, उसमें से कटेगा क्या चीज़? फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, और बचेगा क्या? फेयर वैल्यू ऑफ। तो नेट एसेट की फेयर वैल्यू आपको गिवन है कितने की? अच्छा, अब बताएं लायबिलिटी की फेयर वैल्यू क्या है? 240 या अपडेटेड बैलेंस? हाँ जी, अपडेटेड बैलेंस लोगे ना। फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू। अब तो अपडेटेड आ गई ना 410, तो मैं यहाँ अपडेटेड ले लेता हूँ। अब बताओ ग्रॉस वैल्यू क्या रही होगी?
1100। तो इसका मतलब है सर मेरे पास 800 रुपए की एसेट की कैरिंग अमाउंट है, 1100 रुपए इसकी फेयर वैल्यू है। तो पहले तो उसको कर लो रीवैल्यू। क्या एंट्री पास करूँगा? पीपी डेबिट कितने से? 1100 माइनस 800 कितने? और मैं क्या करूं? क्रेडिट रीवैल्यूएशन कितने से? 300 रुपये से। मेरे प्यारे बच्चों, ये एंट्री पास करने के बाद मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना हो गया? 90 पहले पड़ा हुआ था, 300 और आ गए, कितने हो गए? तो मुझे बताएं मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 390 हो गया। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं जी लायबिलिटी को 240 से कहाँ लेके जाना है? 410 पे। तो प्रोविजन को बढ़ाते हैं। प्रोविजन को कैसे बढ़ाएंगे? प्रोविजन क्रेडिट कितने से? सर 410 पे लाना है प्रोविजन। अभी कितने पे खड़ा है? 240 पे। मेरे प्यारे बच्चों बताओ मैं कितने से बढ़ाऊं इसको? 170। डेबिट क्या करूं? क्या रिवैल्यूएशन में इतनी जगह है कि तुम 170 रुपए डेबिट कर सको? हाँ सर 390 का बैलेंस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कर दो जी। क्या एंट्री पास हो जी? मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 170। व्हाट इफ के सर मैं उलट जाता, पहले लायबिलिटी का चेंज लेता, फिर क्या करता? फिर रीवैल्यूएशन पे जाता, तो क्या होता? बोर्ड पे देखो। अब बताओ मैं क्या करूं जनाब? चेंज इन प्रोविजन देन रीवैल्यूएशन। इसमें क्या होगा? सबसे पहले आप एक काम ये करें, सर मेरे पास अब बताएं जी, मैं पहले एक काम कर रहा हूँ, रीवैल्यूएशन का चेंज डाल लूँ। तो मैं प्रोविजन को क्रिएट प्रोविजन का चेंज डाल लूँ। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को क्रिएट करूँ कितने से? 170 से। अब बताओ रीवैल्यूएशन में पैसा कितना पड़ा हुआ है? सिर्फ 90 रुपये पड़ा हुआ है। रीवैल्यूएशन सरप्लस में 90 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो क्या करें? 90 रुपये से इसको डेबिट कर दें, बाकी पीएनएल में डाल दें। कितना? 80 रुपये। डन। अब बताओ, अब एसेट को रीवैल्यू करने जा रहे हो और तुम्हारे पास ऑलरेडी पीएनएल में लॉस मौजूद है, कितने का? 80 रुपये का। तो बताओ इसके बाद हम क्या करें रीवैल्यू करने के लिए? पीपी डेबिट करूं कितने से? 300 रुपये से। फिर पीएनएल का लॉस रिवर्स करो कितने से? 80 से। और कितने से? 200। अब बताओ ये सारी कार्यस्थानियां करने के बाद, नीचे वाले केस में सारी कार्यस्थानियां करने के बाद पीपी कितने पे खड़ा है? 1100 पे। रीवैल्यूएशन सरप्लस किस पे खड़ा है? 220 पे। और मेरे पास प्रोविजन किस पे खड़ा है सर? 410 पे। ऊपर वाले केस में देखो रीवैल्यूएशन सर कितने पे मौजूद है? पीपी कितने पे मौजूद है इस केस में? 1100 पे। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने पे मौजूद है? सर 390 था, 170 रुपये निकल गया इसमें से, क्या रह गया? 200। और मेरे पास सर प्रोविजन कितने पे खड़ा है? अब बताएं सर, दोनों में अल्टीमेट बैलेंस शीट पे एक ही वैल्यूज आ रही होंगी, लेकिन दूसरे वाले मेथड में पीएनएल आएगा और अगली एंट्री में निकल भी जाएगा, और ऊपर वाले में पीएनएल आएगा ही नहीं, सिर्फ रीवैल्यूएशन से ही सारी कहानी हो जाएगी। इन दोनों मेथड्स में से सही मेथड कौन सा है? दोनों ही सही हैं। नहीं ये पहला वाला नहीं, दोनों ही सही है भाई। आई कैप का एग्जामिनर कभी नीचे वाला मेथड यूज करता है, कभी ऊपर वाला मेथड यूज करता है, लेकिन मोस्टली आई कैप ने नीचे वाला मेथड यूज किया। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर लें, क्योंकि ये दोनों मेथड ऐसे हैं जो डिस्कस्ड हैं, बताया गया आई कैप के एग्जामिनर को। किसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, उन्होंने कहा मेरे लिए दोनों एक्सेप्टेबल है। ऐसा है। अब इसको कॉपी करो। अब मैं आपको दे रहा हूं आई कैप के पास पेपर, शाबाश। इस 1200 को क्या कहेंगे? ग्रॉस या फेयर वैल्यू इंक्लूडिंग। और 1000 को क्या कहेंगे? फेयर वैल्यू नेट एसेट्स या फेयर वैल्यू एक्सक्लूडिंग। ठीक है जी। अच्छा कहां से? यहां से। बेटा बच्चे कॉपी कर लें तो मैं कर दूंगा। सर ये पीएनएल का डिफरेंस दोबारा समझा दें। देखिए हमारे पास रिवैल्यूएशन में पड़ा हुआ था 90 रुपए का बैलेंस, ठीक है। हमने पहले लायबिलिटी के चेंज को लिया, लायबिलिटी का चेंज था 170 रुपए का। 170 रुपए से प्रोविजन बढ़ रहा था,
तो इसका दूसरा इंपैक्ट हम डालते हैं रीवैल्यूएशन में। अब रीवैल्यूएशन में अनफॉर्चुनेटली बैलेंस ही 90 रुपए का है, तो बाकी का अमाउंट मुझे मजबूरन कहाँ डालना पड़ेगा, तो मैं इसके आगे लिख दूं बैलेंसिंग फिगर, ऐसा। फिर सर क्या हुआ, जब एसेट रीवैल्यू हुआ तो मुझे पता चला कि मैंने लॉस बुक किया हुआ है, कितने का, 80 रुपए का। तो मुझे बताओ जब हम एसेट को रीवैल्यू करेंगे तो पहले ये लॉस क्या करेंगे, हम रिवर्स करेंगे, फिर हम रीवैल्यूएशन में अमाउंट डालेंगे, ऐसा। तो हमने क्या किया, पहले लॉस रिवर्स किया, पीएनएल में इनकम डाल दी, और फिर हमने क्या किया, पीपी को डेबिट करके बाकी 220 रुपए रीवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दिए, ऐसा है। एक दफा क्वेश्चन दिखा दें, ये कॉपी कर लिया मेरे बच्चों, चलो जी ये एक दफा क्वेश्चन देख लें। बढ़े आगे, हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन भी सेकंड मेथड से किए हैं ना, हमने अभी तक ऐसा सवाल ही नहीं देखा जिसके अंदर रीवैल्यूएशन और प्रोविजन का चेंज एक ही वक्त में आ रहा हो। हमने जो पिछले 2 सवाल देखे थे उसमें कभी रीवैल्यूएशन आ रही थी और कभी जो है वो प्रोविजन का चेंज आ रहा था, दोनों एक टाइम पे नहीं आ रहे थे, ऐसा। अभी भी मैं आपको एक बात बोलूंगा, आपके किसी भी दोस्त ने लास्ट अटेम्प्ट में इफ्रिक 1 पढ़ा हो ना, उसको ये पता भी नहीं होगा कि ये मामला है इफ्रिक 1 में। लेकिन खैर हर बंदे ने अपनी इंट्यूशन से इसको कहीं ना कहीं कवर कर ही लिया होगा। आगे बढ़ो दोस्त, अब मैं दे रहा हूं आपको एक पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन 5 नंबर का, कितने का, और इंशाल्लाह आपको सवाल समझ ही नहीं आएगा, हैं? मैं रीड करूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। यही सवाल है और कुछ भी नहीं है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, जनरल एंट्रीज पास करनी है। ये कह रहा है जी, एज एट 30 सितंबर 2017, आज की बात कर रहा है, डिसमेंटलिंग रिलेटेड टू प्लांट हैज इंक्रीज फ्रॉम, डिसमेंटलिंग रिलेटेड टू प्लांट इंक्रीज फ्रॉम 30 to 40 मिलियन। ये प्रेजेंट वैल्यू है या टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है। वो कह रहा है जी 30 जून 2017 पे हमारे डिसमेंटलिंग का अमाउंट जो शुरू में 30 एस्टिमेट किया था हमने, अब कितना हो गया है, ठीक है चलो जी देखते हैं जी। फर्दर फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन दैट डेट वाज असेस्ड 112 मिलियन नेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। मुझे बताओ ये नेट एसेट की फेयर वैल्यू है या ग्रॉस एसेट की, ये नेट एसेट की है। तो क्या इस पे आप रीवैल्यू कर सकते हैं, नहीं, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ग्रॉस में। नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड रीवैल्यूएशन। 2 चीजों की हमने एंट्री पास नहीं की है, इसका मतलब है बाकी सारी चीजों की एंट्री पास हो गई है, डेप्रिसिएशन भी बुक हो गया, इंटरेस्ट भी बुक हो गया। फिर प्लांट हैड ए यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years और हमने इसको 1 जुलाई 2015 को खरीदा है। कितने साल हो चुके हैं प्लांट को, 2 साल हो चुके हैं। कैसे पता चला, आज अगर हमारे पास 30 जून है, हमने खरीदा कब था, 1 जुलाई को, तो इसका मतलब है 2 साल हमें हो चुके हैं। बाकी कितने, ये कैसे पता चला, पर लिख के दिया सर इसने यहाँ पे कि 5 साल का एसेट है, तो बताओ 3 साल बाकी है। हमारा टोटल अमाउंट लायबिलिटी का 30 से किस पे जा रहा है, तो इससे लायबिलिटी बढ़ेगी। फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस, प्लांट की कैरिंग अमाउंट है 135 और आफ्टर डेप्रिसिएशन, और रिवैल्यूएशन कितने का जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने का, 3 पॉइंट। लायबिलिटी का बैलेंस कितना है, वो ऊपर दिया हुआ है सर, आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल के करंट बैलेंस भी निकाल सकते हैं और जो इंक्रीज अमाउंट है वो भी निकाल सकते हैं। जनरल एंट्री पास करके दे दो, ये अगर पास हो रही है ना जनरल एंट्री, आप ट्रैक पे हो फिर, ठीक है जी। आपको मैं आपके अभी पास पेपर के सवाल बताता हूँ कैफ के, आपको जरा अंदाजा हो जाएगा। आवाज आ रही है, चलो यहाँ देख लो, मैं करा रहा हूँ उसको, यहाँ देख लो, इधर देख लो। अच्छा देखो, जब भी इस तरह का सवाल आए ना जिसमें एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो, आप डाटा लिख लिया करें अपने पास। सबसे पहले मुझे बताओ इस डेट पे आज तारीख क्या है, 30 जून 2017। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे सवाल में पीपी का बैलेंस आपको गिवन है,
कितना गिवन है 135 पॉइंट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। रीवैल्यूएशन का बैलेंस कितना है 3.15। वेरी गुड सर। अब एक चीज़ रह गई है, वो है प्रोविज़न। अच्छा, प्रोविज़न का बैलेंस एग्जामिनर ने नहीं दिया, खुद निकालना पड़ा हमें। जो लायबिलिटी सर 2015 में 5 साल के फासले पे थी, वो अब कितने साल के फासले पे आ गई है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप एक काम करें, 30 रुपये की लायबिलिटी है, डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ द पावर 3 कर दें, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। प्रोविज़न कितने का बेटा 20, ये करंट बैलेंस है ऐसा। अच्छा, बोर्ड पे देखना। दूसरा तरीका क्या था कि आप 30 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकालते पूरे 5 सालों पे, फिर 2 साल उसमें इंटरेस्ट डाल के आगे ले आते। कितना निकलता देखो, ही वही आएगा। कर लोगे ना, निकाल लो। वैसे क्या आ रहा है देखो, नहीं ये कितना आ रहा है 20 पॉइंट। अच्छा, ये इस पे फिर लगाते इंटरेस्ट कितने का 8% का, लंबी कर रहे हैं हम, क्या बन जाता 0.3। फिर एक और साल का इंटरेस्ट लगा दे, कितना आता 1 पॉइंट, और ये इस तरह बन जाता 23 पॉइंट ऐसा। ये हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, एग्जिस्टिंग पोजीशन है ये। हमने अब एक काम करना है, 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, 2 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। नंबर 1 फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। एक तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट आपको पता होना चाहिए, और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, प्रोविजन का अपडेटेड बैलेंस। अच्छा, प्रोविजन का अपडेटेड बैलेंस आपको पहले निकालना पड़ेगा ताकि आप लायबिलिटी की एसेट की क्या निकाल सकें। कैसे सर, मुझे बताएं। मेरे पास सबसे पहले क्या जी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है, ग्रॉस वैल्यू, उसमें से क्या निकलेगा फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, क्या बचेगा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ये पता है आपको फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितना है। हाँ सर, ये क्या 112 पूरा। अच्छा, अब मुझे फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी पता चल गई तो मैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, ग्रॉस एसेट कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं काम कर रहा हूं, अब मैं प्रोविजन की वैल्यू निकाल रहा हूं सर। बोर्ड पे देखिएगा कैसे निकलेगी। अपडेटेड वैल्यू 40 हो गई है सर, ये 1.08 रेज़ द पावर 3 क्या आ रहा है देखें 30। अच्छा, ये अभी इसका बैलेंस क्या था, ओल्ड बैलेंस क्या है इसका 23.8 क्या आ रहा है सर। नेट चेंज 1.795। बोर्ड पे देखना, ये चेंज है, ये चेंज है। मुझे एक बात बताएं, लायबिलिटी की आज वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है। आप जवाब दोगे 31 पॉइंट। अब बताओ यहां 31.75 रख दूं मैं, ये कटा है तो मेरे पास सर 112 बचा है, तो बताओ ऊपर ग्रॉस क्या होगा 143 पॉइंट। वेरी गुड सर, ये आपको पता चल गया। अब बताएं, आपका एसेट खड़ा हुआ है जी 135.4 पे, और आपने उसको रीवैल्यू करना है, और आपकी लायबिलिटी खड़ी है 23.8 पे, आपने इसको भी रीमेजर करना है। 2 काम करने हैं, तो एक काम करते हैं हम, पहले एक काम ये कर लेते हैं। क्या करें हम पहले सर रीवैल्यू, फिर उसके बाद चेंज इन एस्टिमेट। तो बताएं, रीवैल्यू करने के लिए हम पहले एंट्री पास करें, पीपी को रीवैल्यू करना है। पीपी डेबिट कितने से बाबू 143.75 पे लाना है आपने। कहां से लाना है 135.4 से, कितना 8.2 8.35। और क्रेडिट कितने से मेरे बच्चों 8 पॉइंट। डन हो गया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है सर, प्रोविजन को चेंज करना है। प्रोविजन बढ़ रहा है आपका कितने से, यह भी आपने निकाला था 7.95। क्या आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस में इतनी जगह है। हाँ सर, रीवैल्यूएशन सरप्लस तो ऊपर ये भी क्रेडिट हुआ 8.35 से, तो आराम से इस प्रोविजन के इंक्रीज को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या डेबिट करूं सर मैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या इतनी जगह है। हाँ सर है, इससे ज़्यादा जगह मौजूद है, तो आपको पीएनएल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। अब एक बंदा कह रहा है नहीं मैं तो उलट चलूँगा, पहले क्या करूँगा
फिर मैं जाऊंगा रीवैल्यू करने पे। अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या होगा? आप सबसे पहले एंट्री पास करोगे प्रोविजन क्रेडिट, बढ़ा दो प्रोविजन को 7 पॉइंट। मसला ये कि मेरे पास रीवैल्यूशन में जगह ही सिर्फ 3.15 की है, तो रीवैल्यूशन ख़त्म कर दो, बाकी का अमाउंट लॉस कितना 4.8 लॉस लॉस लॉस। अब बताइए लॉस बैलेंसिंग फिगर है। हाँ सर, अब क्या करें अगली एंट्री में? प्रोविजन क्रेडिट सर रीवैल्यूशन से सर पीपी डेबिट कितने से भैया 8.35। और अब बताओ क्रेडिट किसको करूं? पहले पीएनएल रिवर्स करें कितने से, और फिर ऐसा है मेरे बच्चों, पक्का जी? देख लोगे? मुझे बता, सारी कारस्तानियां करने के बाद, कहानियां घुमाने के बाद पीपी कितने पे खड़ा है? प्रोविजन कितने पे मौजूद है? 31.75। और हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने पे था? कितने पे? 3.15 पे। ठीक है जी, फिर ये खत्म हो गया 3.15 से और फिर आया 3.35, ऐसा ये ना 3.55 सॉरी। ऊपर वाले को अगर देखें हम तो इस केस के अंदर पीपी, तो इसमें कोई चीज समझ नहीं है मुझे, यहीं रोको, यहीं रोको मुझे बताओ ये समझ आ गया? पहले रीवैल्यू करके फिर प्रोविजन का चेंज डालो, या पहले प्रोविजन का चेंज डाल के फिर रीवैल्यू करो? बात एक ही है। मुझे बताएं पीपी का बैलेंस यहां कितना है? 143 पॉइंट। अब बताएं मेरे पास सर प्रोविजन कितने पे मौजूद है? 31 पॉइंट। अब बताएं सर मेरे पास रीवैल्यूशन कितने पे मौजूद है? सर रीवैल्यूशन मेरे पास 3.15 पे थी, 8.35 उसमें और बैलेंस ऐड हो गया और 7.95 निकल गया। क्या आ रहा है? यार आपको मैं बताऊं, आपके लेवल पर इतना मुश्किल सवाल अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। आपके लेवल पर इतना मुश्किल सवाल अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। क्या टेस्ट हुआ है? आओ जरा वो देखना शुरू करें हम। यहां भाई हमारा स्टैंडर्ड खत्म हो गया, अब पास पेपर्स की प्रैक्टिस है। ये जो मैंने आपको 3 सवाल पीछे कराए पास पेपर के, 4 सवाल, ये चारों के चारों सीओ फाइनल के थे। अब आपको मैं आपके लेवल के सवाल कराने जा रहा हूं, ठीक है? तैयार हो? ये कितने लोगों ने सही कर लिया था और इसमें गलतियां कितनों ने की? क्या गलती की थी? यार यही सवाल ना मैं होमवर्क में डाल के पूछूंगा दोबारा, थोड़ा सा इसकी वर्डिंग्स चेंज करके नई वैल्यूज डाल के मैं दोबारा पूछूंगा। आज तक तुम्हारे एग्जामिनर ने ये दोनों इवेंट साथ नहीं पूछे। प्रोविजन का चेंज अलग पूछा है और रिवैल्यूएशन अलग पूछा है, एक साथ ये दोनों चीजें नहीं आई हैं। आएंगी ना, ये इतना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे पेपर में लोगों के लिए, आपकी सोच है। और रुक जाओ, सब्र करो, ये आ भी जाएगी किसी अटेम्प्ट में, मे भी इसी अटेम्प्ट में आ जाए। ये ईयर एंड पे अगर रिवैल्यूएशन हो, डेप्रिसिएशन भी करनी हो और चेंज इन प्रोविजन भी आ जाए तो क्या करें? पहले डेप्रिसिएशन करें ताकि आप एसेट की वैल्यू को उस लेवल पर ले आएं कि हम उसको रिवैल्यू कर सकें, ठीक है जी? फिर आपने रिवैल्यू करना है और बाकी सारी चीजें देखनी है, ठीक है जी? वो करने दो बेटा। पीपी आ गया हमारे पास सर 400 का, रिवैल्यूएशन सरप्लस 15 रुपए का, छोटा सा बैलेंस पड़ा हुआ है। प्रोविजन नाउ अपडेटेड बैलेंस नहीं आई है, प्रोविजन का बैलेंस 150 रुपए का। अब जी इसके बाद सर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 450, प्रोविजन का अपडेटेड बैलेंस 210। शाबाश, मुझे जनरल एंट्रीज पास करके दे। इसका एक ही मेथड से जवाब करवा रहा हूं या दोनों से करा दूं? बोर्ड में देखिएगा दोस्त, मैं कर रहा हूं जनाब प्रोविजन का चेंज, फिर रिवैल्यूएशन। सबसे पहले मुझे बताएं सर, मैं प्रोविजन का चेंज देखूं तो मेरे पास प्रोविजन 150 पे था, अब जा रहा है 210 पे, 60 का।
तो प्रोविजन 60 से क्रेडिट। अब रीवैल्यूएशन में टोटल जान ही 15 रुपए की है, बाकी डन हो गया। अच्छा, फिर हम ग्रॉस एसेट की फेयर वैल्यू मालूम करते हैं। यार लायबिलिटी की फेयर वैल्यू क्या होती है? उसकी प्रेजेंट वैल्यू, हाँ ये याद रखना। मुझे बताया मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स गिवन है 450, ये अब बताएं मेरे पास 400 रुपए का एसेट है, तो पीपी 660 माइनस ये 210 आ जाएगा, 260 सॉरी। अब बताएं जी, इसमें हम पीएनएल में लॉस रिवर्स करेंगे 45 का, ये जो बुक किया था, और फिर सर हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा कितने का? 215 रुपए का। डन हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं दूसरे मेथड पे जाऊं तो मैं कहूँगा जनाब मेरे पास रीवैल्यूएशन के बाद फिर प्रोविजन का चेंज। इसमें मैं क्या करूं सर? मैं पीपी डेबिट कर रहा हूं 260 से, और कितने से? फिर प्यारे बच्चों एक और एंट्री, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट कितने से? 60 रुपए। सॉरी, सीधा सीधा हम रीवैल्यूएशन सरप्लस में पार्क कर देते हैं। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस में बहुत पैसा मौजूद है, ऐसा? डन है जी। किसी को कोई कंफ्यूजन, मसला, पंचायत पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम? नथिंग। आगे बढ़ते हैं हम सर। अब हम करने जा रहे हैं पास पेपर का एक क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन में मुझसे आपने कोई हेल्प नहीं लेनी, खुद आपने अटेम्प्ट करना है इसको, ठीक है? अच्छा, ये एक सवाल है सीए फाइनल का, ये आखिरी क्वेश्चन है जो हम करेंगे, ये 20 नंबर का सवाल है, ये आखिरी क्वेश्चन है जो हम करेंगे, ठीक है? ये है जी आपके पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गिल दिसंबर 21 में, ठीक है जी। 1 साल की एंट्रीज पास करनी है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं सवाल नहीं होमवर्क नहीं भाई, होमवर्क नहीं, टाइम बहुत पड़ा हुआ, 5:30 तक हमारे पास ऑफिशियल टाइम है। 5:15 है ना, अभी 5:15 हो गए, नहीं हुए ना तो बस पढ़ते रहो खामोशी से। ये कह रहे जनाब, ऑन 1 जनवरी 2020 ग्रेटफुल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंप्लीटेड, खुद करोगे, मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ ताकि, ठीक है सर। 1 जनवरी 2020 को हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट की, और वो कह रहे हैं 10 साल बाद इसको उखाड़ के फेंकना है, और हमने कितने पैसे पे किए इसके लिए? तो ये डे 1 की कॉस्ट हो गई एसेट की। On 1 January, it was estimated that the cost of dismantling would be 200. Applicable discount rate is 10%. इस पूरे पैराग्राफ से आप पहले दिन पीपी की वैल्यू भी निकाल लेंगे और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी निकाल लेंगे। डन। इसमें और बाकी कुछ भी नहीं है। ये तारीख क्या है? 1 जनवरी 2020। फिर उसने कहा फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एट 31 दिसंबर 2020। ये बात हो रही है 31 दिसंबर 20 की, 1 साल बाद की। उसने कहा जी फेयर वैल्यू है 1845 इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इंक्लूडिंग का मतलब ये ग्रॉस वैल्यू है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ इससे आप रीवैल्यू कर लीजिएगा। इंक्लूडिंग का वर्ड का मतलब इसमें से लायबिलिटी माइनस नहीं हुई अभी तक, हमने करना भी नहीं है, ठीक है जी। फिर 2020 पे ये चेंज आ गया। 1 जनवरी 2020 को एसेट खरीदा, 31 दिसंबर को रीवैल्यू कर लिया। फिर उसने कहा 31 दिसंबर 21 पे क्या हुआ? एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट दोनों चेंज हो गए। 200 से कितना हो गया? ये 150 पे आ गया, और जो रेट है वो 10% से 12% पे चला गया, ठीक है जी। अब मुझे बताएं, एक चेंज आ गया इसका, एक चेंज इसका आ गया, 2 चेंजेस आ गए।
उसने कहा जी कंपनी जो है वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रही है, पहले साल फेयर वैल्यू हुई, दूसरे साल ये जो मैंने सवाल आपको करवाया था ना कल, जो करवाया था मैंने, उसका आधा क्वेश्चन ही, उसमें मैंने क्या किया था, पहले फेयर वैल्यू का चेंज, लायबिलिटी का चेंज, फेयर वैल्यू का चेंज, लायबिलिटी का चेंज। इसमें क्या है, फेयर वैल्यू का चेंज, लायबिलिटी का चेंज, कितने नंबर का ये, 8 नंबर का। कर लोगे, कर दो। अच्छा जी, हमारा पहला क्विज जो है ना वो मंडे को अपलोड होगा पोर्टल के ऊपर या इसके ऊपर ग्रुप के ऊपर, और आपके पास 3 दिन होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और वेंसडे रात 12 बजे तक आपने उसको जमा कराना होगा। ठीक है जी। एक घंटे का क्विज होगा। ठीक है, तीस नंबर के करीब का, बिल्कुल 2 सवाल में डालूंगा उसमें 15-15 नंबर के। नहीं, सबमिट ईमेल पे करना है, वो ईमेल आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, हाँ यही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। सबसे पहले मैं इसमें टेबल बना के चलूंगा, उसी तरह डेट, सर मेरे पास पर्टिकुलर्स है, कैरिंग अमाउंट है, रीवैल्यूएशन सरप्लस है, पीएनएल है, फिर एक वर्किंग तो मेरे पास ये बन जाएगी, दूसरी वर्किंग है मेरे पास किस चीज़ की, प्रोविजन की। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, मेरे पास जो डे 1 पे प्रोविजन का अमाउंट निकलेगा वो 200 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, किस रेट से, 10%। कितने सालों का, ये कितना निकलेगा। अच्छा, मैं पॉइंट को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने पॉइंट में किया होगा, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ जनाब, मेरे पास 1 जनवरी 20 एक्विजिशन कितने की जी, 2077। अच्छा, 2077 इस तरह के 2077 का प्रोविजन। ठीक है जी। अच्छा, इधर भी 1 जैन 20, फिर मेरे पास सर एक्विजिशन के ऊपर है 70। अच्छा देखो, आप दोनों वर्किंग में 1 जनवरी 2020 पे हो। अब एक साल नीचे आ जाओ, क्या करेंगे हम, 31 दिसंबर 20 पे डेप्रिसिएशन बुक करेंगे 10 साल में, डिवाइडेड बाय 10 कितना। अच्छा, और कुछ तो नहीं है। अच्छा, ये कितना बच जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, इधर मेरे पास सर इंटरेस्ट आ जाएगा 10% से 8 ले लूँ मैं, कितना हो जाएगा ये, चलो जी। अब इसी डेट पे आपने इसको रिवैल्यू भी करना है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि रिवैल्यूएशन के लिए जो फेयर वैल्यू है वो ऑलरेडी ग्रॉस दी हुई है, तो मैं क्या करूं सर। अच्छा मेरे बच्चों, मेरे पास रीवैल्यू डाउनवर्ड हो रही है, 24 का लॉस है, और ये 24 का लॉस हम क्या करेंगे, पीएनएल में डाल दें, खत्म। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई पसूड़ी, कोई पंगा, प्रॉब्लम, नथिंग। अब 1 साल और आगे जाए, इंटरेस्ट डाल दिया ना 2020 का। अच्छा जी, अब जाएं 2021 पे। 2021 पे पहले बुक करें डेप्रिसिएशन, डिवाइडेड बाय 9 करके,
205 डिवाइडेड बाय 9, इसको भी करें इस भाई को, 2.7 को 3 कर दूं। अब यार इसको 2.7 ही कर दो, नहीं तो लोग समझेंगे 8 से डिवाइड किया। ठीक है जी, ये कितना बच गया? 21.3, पक्का नेगेटिव बैलेंस। अच्छा, इस पे सूद आपने चार्ज करना है। एट 8.5 को 9 कर दूं आसानी के लिए, कितना हो जाएगा ये? 84, 94, ऐसा। अब इस 94 को आपने चेंज करना है, और कैसे चेंज करना है? रिवाइज वैल्यू क्या है जी? 150, 8 साल बाकी, 8 साल 1 + 8 क्या आ रहा है? 61, आसानी 61, ठीक है जी। अब बताएं मुझे, इसको चेंज इन एस्टिमेट का हिसाब किताब करना है। चेंज इन एस्टिमेट कितना जी? मुझे 61 पे लेकर आना है, क्या करूं? 33 का मैंने प्रोविजन ख़त्म करना है, तो क्या करूं मैं? सर मेरे पास चेंज इन एस्टिमेट, सर मैं 21.3 का ये उड़ा दूं और 11.7, अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1640 है, ये 11.7 है, और ये 61 है। ख़त्म। जनरल एंट्रीज पास कर दें? मैं कर देता हूँ। मुझे बताया सवाल मुश्किल था आसान था? लोगों को ये भी मुश्किल लगता है। अब बताओ जी, जनरल एंट्रीज देख लें इसकी। मैं जनरल एंट्री पास कर रहा हूँ 31 दिसंबर 2021 की। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, ये जो डेप्रिसिएशन आपने बुक किया ना 2021 पे, इसको ज़रा अकाउंट फॉर कर लो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 205 से, और 205, ऐसा। अब मुझे बताओ, कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस से अमाउंट ट्रांसफर वासर कर तो नहीं करनी है ना? इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती भाई, ये 2.7 की कोई एंट्री पास नहीं होती। फिर इसके बाद हम सूद बुक कर लेते हैं। कितने का बाबू? 31 दिसंबर 2021 पे 9 रुपये का, और खलास। अब चेंज इन एस्टिमेट की एंट्री पास करते हैं। क्या करूं सर मैं? प्रोविजन को कम करना है। प्रोविजन डेबिट कितने से? मैं डाल दूं सर कुछ पीएनएल में और कुछ पीएनएल में कितना डालूं? खत्म। डन हो गया जी। इसलिए कि बेटा जो तुमने ये डेप्रिसिएशन बुक किया है ना, ये कम बुक किया है, इसके अंदर ही इनकम रिकॉर्ड हो चुकी है, अलग से करने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, हाँ जी। बड़े एक स्टेप और आगे बढ़े। नहीं अभी टाइम है, 12 हो रहे हैं, 5:12 हो रहे हैं यार, क्या हो गया? 5:30 तक हमारा टाइम है यार। अच्छा एक सवाल हम रीड कर लेते हैं ताकि होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा इस सवाल में क्या था? इवेंट्स क्या क्या थे? खरीदा, रीवैल्यू किया और प्रोविजन चेंज कर दिया। अगले सवाल में पता है क्या होगा? खरीदा, प्रोविजन चेंज किया, रीवैल्यू कर दिया। आओ, ये 9 नंबर का है। अच्छा मुझे एक बात बता, जब आप सीए कर लोगे तो आप क्या बनोगे? मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी जब आप कर लोगे तो अभी आप फर्म में जाओगे तो क्या काम करोगे बताओ? ऑडिटर बनोगे। ऑडिटर का काम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना, यानी कि ओपिनियन देना। इसके पैसे चार्ज करता है ऑडिटर, बहुत ज़्यादा चार्ज करता है ना। आइंदा के बाद आप अपना ओपिनियन जब देना जब मैं सामने से पैसे ऑफर करूं, ठीक है जी। अपना ओपिनियन नहीं देना अभी, ठीक है जी। यहां देखो, बोर्ड पे देखो। अच्छा ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा, लेकिन इसको हम रीड कर लेते हैं। ये कह रहे हैं यूरेनियम लिमिटेड कंप्लीटेड द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विच विल बी रिक्वायर्ड टू बी डिसमेंटल एट द एंड ऑफ 8 years. You will pay
3000 मिलियंस फॉर द प्लांट, और हमारे पास 1 जनवरी 2020 को प्रोविजन का जो अमाउंट है लायबिलिटी का वो 500 है। डिस्काउंट रेट कितना है? इस पूरे पैरा से आपको डे 1 का एसेट का बैलेंस और प्रोविजन का बैलेंस मिल जाएगा। डे 1 पे रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस क्यों नहीं दे रही है? और मनुष्य जब एसेट खरीदा है तो रिवैल्यू कैसे किया होगा उसने उसको? हाँ याद आए, पहले दिन क्यों रिवैल्यू करेंगे? अब एक बात बताओ, एस्टिमेट्स ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट्स वर रिव्यूड एट 31 दिसंबर 2021। 2 साल बाद, 2020 की जनवरी में खरीदा, 2 साल बाद हमें ख्याल आया कि प्रोविजन के बैलेंस को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। कर दिया हमने। फिर उसने कहा जी 31 दिसंबर 2022 पे एसेट को रीवैल्यू भी कर दिया हमने। उसने कहा बाकी आप देख लें, नीचे एंट्री पास करनी है। तो एक सवाल एग्जामिनर ने पूछा, रिवैल्यू किया फिर प्रोविजन का बैलेंस चेंज किया, और इस सवाल में क्या किया? पहले प्रोविजन का बैलेंस चेंज किया फिर रिवैल्यू किया। लेकिन अभी तक दोनों का टकराव एक दिन पे दोनों नहीं आए अभी तक। अगर आ गए तो तुम तो तैयार हो ना, उसके लिए पहले से तैयार हो। ठीक है जी, ये आपका सर घर से हो गया, और कल इसको लेके चलते हैं यहाँ से इंशाल्लाह। थैंक यू।